तो बेसिकली यार आज अपन स्टार्ट करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आपके पूरे जो 2 साल का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक यही रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा ढंग से समझना इसको। लॉजिकल सा चैप्टर है, कुछ मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें याद रखने के लिए नहीं है। ठीक है, दिमाग लगाने के लिए है। ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इस चैप्टर में अपन करते क्या है कि जैसे मान लो अपने को कोई काम करना है, ठीक है, तो उस काम को हम कितने तरीके से कर सकते हैं अपन ये चीज कैलकुलेट करते हैं, बट विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। ठीक है, हम कुछ फंडे यूज करेंगे, ठीक है, कुछ फॉर्मूलाज यूज करेंगे, कुछ लॉजिक्स यूज करेंगे, जिससे अपन किसी काम को करने के या कोई काम कितने तरीके से हो सकता है ये सब चीजें कैलकुलेट करेंगे, बट विदाउट एक्चुअल काउंटिंग। ठीक है, एक एक वे लिखेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो यार एक थिएटर है, ठीक है, ये थिएटर स्क्रीन है, इस थिएटर के 5 एंट्री और एग्जिट गेट्स हैं। ये G1, G1, G2, ठीक है, इस थिएटर के 5 एंट्री और 5 एग्जिट गेट्स हैं, है ना। तो अभी मान लो कोई पर्सन बाहर खड़ा है, ये एंट्री एग्जिट गेट्स हैं, और ये एक पर्सन है जो बाहर खड़ा है। ठीक है, अब इस पर्सन को मान लो आपको इस थिएटर के अंदर एंट्री करनी है और इससे एग्जिट करना है। ठीक है, एंट्री भी करनी है और एग्जिट भी करना है। तो ये कितने तरीके से कर सकता है? देखो, हो सकता है कि ये G1 तरीके से एंट्री कर गया हो और G1 से ही एग्जिट कर गया हो, मतलब गेट 1 से एंट्री किया, गेट 1 से एग्जिट कर गया। हो सकता है ये गेट 1 से एंट्री किया हो, गेट 2 से एग्जिट किया हो। जो मैं सेकंड वाले पे लिख रहा हूँ, सेकंड नंबर पे वो एग्जिट है, जो फर्स्ट वाले पे लिख रहा हूँ वो एंट्री है। ठीक है, G1, G3, गेट 1 से एंट्री, गेट 3 से एग्जिट, G1, G4, 1 से एंट्री, 4 से एग्जिट, एंड G1, G5, 1 से एंट्री, 5 से एग्जिट, है ना। अब हो सकता है G2, मतलब G2 से एंट्री किया हो, यहां से एंट्री किया हो, जब एक बार अंदर आ गया फिर देखेगा किस गेट से बाहर जाना है, तो G1 से एग्जिट, G2, G2, G3, G3, मतलब G2, G3, G2, G4, समझ पा रहे हो आप ये चीज? तो G2, G5, ठीक है। तो ऐसी कितने तरीके हो जाएंगे बताओ आप? टोटल कितने तरीके हो जाएंगे? 25। 25। बिल्कुल साफ साफ क्लियर है कि भाई एंट्री भी करनी है और एग्जिट भी करना है, तो टोटल 25 तरीके हैं। ठीक है, अब अगर मान लो, अब इसमें देखो, इसमें अपने कोई परमुटेशन कुछ नहीं लगाया, हमने एक एक तरीका लिखा। ठीक है, तो ये सब चीजें अपने को आगे जाके अवॉइड करनी है। ठीक है, कि एक एक तरीका लिखना नहीं है, तो ये तो एक्चुअल काउंटिंग हो गई। अच्छा, चलो फिलहाल अगर अपन ये बोल दें कि भाई जिस गेट से एंट्री किया है उस गेट से एग्जिट नहीं कर सकता, तो कितने तरीके हो जाएंगे सोचो? 20 तरीके हो जाएंगे। ये G1, G1 कैंसिल, G2, G2 कैंसिल, G3, G3, G4, G4, G5, G5, बाकी सब चल जाएगा ना। जिस गेट से एंट्री की उससे एग्जिट नहीं कर सकता, बाकी सब चल जाएंगे। तो उस केस में हो जाएंगे 20 तरीके। ठीक है, अब देखो, अब इसको अगर मैं वैसे सोचूं, इस पर्सन को 2 काम करने थे। ठीक है, इस पर्सन को 2 काम करने थे, एक तो इसको एंट्री करनी थी और दूसरा इसको एग्जिट करना था। ठीक है, अब जब ये बाहर खड़ा था तो इसके पास एंट्री करने के कितने ऑप्शन थे? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो एंट्री करने के इसके पास 5 ऑप्शन थे। अब जब ये एंट्री कर गया, मान लो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जिस गेट से एंट्री किया उसी गेट से एग्जिट करे, तो ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस गेट से मर्जी एंट्री एग्जिट कर सकता है। अब जब ये अंदर आ गया, पहले जब बाहर खड़ा था तो अंदर आने के 5 तरीके थे, जब ये अंदर आ गया अब इसके पास बाहर जाने के कितने तरीके हैं? फिर से 5 तरीके हैं। तो 5 × 5, इसीलिए वो पहले वाले केस में 25 केस आ रहे थे। पहला काम करने के भी 5 तरीके थे, दूसरा काम करने के भी 5 तरीके थे। ठीक है, जब आपने रिस्ट्रिक्शन वाला पार्ट किया कि भाई जिस गेट से एंट्री की उस गेट से एग्जिट नहीं कर सकता, जब हमने ये वाला पार्ट किया कि जिस गेट से एंट्री की उस गेट से एग्जिट नहीं कर सकता, तो एंट्री करने के तो अभी भी 5 ऑप्शन थे, लेकिन जब वो अंदर आ गया तो जिस गेट से वो एंटर किया होगा उस गेट को छोड़ के बाकी चारों गेट से वो एग्जिट कर सकता था। तो वापस जाने के उसके पास 4 तरीके थे। ठीक है, तो हो जाएंगे 20 केस। इसलिए सेकंड वाले केस में पहला काम करने के तरीके इंटू दूसरा काम करने के तरीके अपन कर रहे हैं। ठीक है,
पहला काम कितने तरीके से किया जा सकता है? पहला काम है एंट्री करना और दूसरा काम है एग्जिट करना। ठीक है, तो पहला काम करने के कितने तरीके हैं और दूसरा काम करने के कितने तरीके हैं, उनको अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लो एक पर्सन है, 3 प्लेटफॉर्म्स हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, अब ए से बी जाने के लिए 3 रास्ते हैं, 1 2 3। ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं एंड बी से सी जाने के 2 रास्ते हैं। ठीक है, अब अगर कोई पर्सन खड़ा है ए पे और उसको पहुंचना है सी पे, ठीक है, ए से सी तक जाना है उसको, तो वो कितने तरीके से जा सकता है? ए से सी तक उसको पहुंचना है, ठीक है, तो कितने तरीके से वो जा सकता है? मतलब क्या क्या कितने तरीके होंगे आप बताओ? 6 तरीके होंगे। क्यों हो सकता है? पहला रास्ता, इसको मान लो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, इसको मान लो 1 और 2, तो हो सकता है उसने A1 पाथ फॉलो किया हो। ठीक है, हो सकता है उसने A2 पाथ फॉलो किया हो सकता है उसने B1 पाथ फॉलो किया हो सकता है उसने B2 पाथ फॉलो किया हो। ठीक है, हो सकता है C1 फॉलो किया हो सकता है C2 फॉलो किया हो। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 6 तरीके। ठीक है, तो अगर मैं अब फिर से वही कैलकुलेशन ना करनी हो मेरे को, तो मैं कैसे सोचूंगा? पहले काम क्या है उसका? ए से सी जाना, तो पहले ए से बी जाने के तरीके, ए से बी जाने के तरीके हैं 3, फिर बी से सी जाने के तरीके हैं 2, तो 3 × 2 हो जाएगा ये आपका 6। टोटल ए से सी जाने के तरीके उसके हो जाएंगे 6। समझ में आई बात? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, Yes, sir. अच्छा अब ये बताओ, चलो मान लो एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसको एक कोर्स ज्वाइन करना है। अब ये थोड़ा सोच के बताना, ठीक है, उसके कोई कंप्यूटर कोर्स ज्वाइन करना है मान लो उसको, ठीक है, उसके पास 3 मॉर्निंग कोर्स अवेलेबल हैं, ठीक है, और 2 इवनिंग कोर्स अवेलेबल हैं। 2 कोर्सेज जो इंस्टीट्यूट है वो इवनिंग में चला रहा है और 3 कोर्सेज वो मॉर्निंग में चला रहा है। तो ये स्टूडेंट कितने तरीके से कोर्स ज्वाइन कर सकता है? उसको एक ही कोर्स ज्वाइन करना है, सोचो क्या करेंगे? कितने तरीके होंगे? 3 कोर्सेज मॉर्निंग में अवेलेबल हैं, 2 कोर्सेज इवनिंग में अवेलेबल हैं। उसको एक ही कोर्स ज्वाइन करना है। हाँ, एक ही कोर्स ज्वाइन करना है उसको, बिल्कुल। ठीक है, अब देखो आप कंफर्टेबली मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे, ठीक है, क्योंकि आपको लग रहा है कि 2. नहीं, 5 तरीके होंगे, 5 टाइमिंग्स अवेलेबल है ना। हाँ बिल्कुल, और 5 माने तो सही। ठीक है, 5 तरीके होंगे, 5 टाइमिंग अवेलेबल है। मॉर्निंग में मान लो एक 5 बजे का कोर्स है, एक 6 बजे का, एक 7 बजे का, तो उसके 3 ऑप्शन हो गए ना कि 5 6 7 में से कौन सा सिलेक्ट करना है। इवनिंग में मान लो एक 6 का और एक 7 का, तो 5 ऑप्शन हो गए। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? है ना? यस। ठीक है, तो 5 ऑप्शन अवेलेबल है उसके पास। ठीक है, अब देखो, अब आपने मल्टीप्लाई नहीं किया इसमें, ठीक है, अब इसमें अपने अभी तक कोई मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं लगाया, ये अपन सिंपली अपनी कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं कि भाई कहाँ पे ऐड करेंगे, कहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अपने को बिना किसी मतलब सबकॉन्शियसली अपने को पता है कि भाई मल्टीप्लाई करना था यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे अपने ऐड करना था। ठीक है, अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, आपको खुद ब खुद पता लगने लग जाएगा कि मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है। ठीक है, चलो अब जैसे मान लो अनमोल को शादी करनी है, ठीक है, इसके फादर ने 10 ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, और इसकी मदर ने 5 ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, ठीक है, और अनमोल खुद बहुत इंटेलिजेंट है, इसने 7 ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, अब अनमोल कितने तरीके से शादी कर सकते हैं? कितने ऑप्शन है इसके पास? 22। 22। अब अपन 22. हाँ बिल्कुल, अब अपन मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, अब अपन ऐड कर रहे हैं। ठीक है, 22 ऑप्शंस हैं। ठीक है, अब वो सी लॉजिक कुछ ना कुछ फॉलो हो रहा है, लेकिन क्या लॉजिक फॉलो हो रहा है उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट हाँ, इतना अपने को समझ में आ रहा है कि भाई मल्टीप्लाई तो नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, 10 टोटल 22 ऑप्शन है, तो 22 ऑप्शन में से कोई भी एक लड़की सिलेक्ट करनी है। ठीक है, तो ये 22 ऑप्शन। ठीक है, चलो अब मान लो जब आपको एक शादी पे जाना है, ठीक है, उसके बाद मान लो 5 शर्ट्स हैं,
विच ही कैन वेयर एट पार्टी, ठीक है, और कितना 3 जीन्स मान लो एंड 4 पेयर ऑफ शूज मान लो, ठीक है। अब कितने तरीके से जब जाप तैयार हो सकता है? So 60. 60। अब अपन मल्टीप्लाई करेंगे उसको, एक कोई भी एक शर्ट सिलेक्ट करनी है, एक जीन्स सिलेक्ट करनी है और एक पेयर ऑफ शूज सिलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो टोटल, हाँ ठीक है। अब इसमें देखो किसी को समझाने की जरूरत नहीं पड़ रही कि मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ऐड क्यों कर रहे हैं। जब लॉजिक समझ में आएगा, जब अपन लॉजिक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा ये हो रहा था, ठीक है। बट अभी सब ऑलमोस्ट सभी 60 ही बोलेंगे, ठीक है। अब ये कैसा लग रहा है उसमें अपने को मतलब नहीं है, ठीक है। बस एक शर्ट, एक जीन्स और एक पेयर ऑफ शूज सिलेक्ट करना है। अब देखो, अब लॉजिक क्या लग रहा था। अब लिखो आप 2 फंडामेंटल थ्योरम ऑफ काउंटिंग। ये मल्टीप्लिकेशन रूल और एडिशन रूल जो है, दीज आर 2 फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। 2 फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। सिर्फ 2 रूल्स होते हैं, एक होता है एडिशन रूल और एक होता है मल्टीप्लिकेशन रूल। एडिशन रूल एंड मल्टीप्लिकेशन रूल, ठीक है। जैसे मान लो कोई काम है, कोई भी वर्क है, उसके कुछ पार्ट्स हैं P1, इस वर्क के कुछ हिस्से हैं P1, P2, P3 एंड सो ऑन अप टू Pn। इसके n पार्ट्स हैं। पहले पार्ट को करने के A1 तरीके हैं, दूसरे पार्ट को करने के A2 तरीके हैं, तीसरे पार्ट को करने के A3 तरीके हैं एंड Pn को करने के An तरीके हैं। हर पार्ट को, मतलब P1 जो पार्ट है उसको खुद को करने के A1 तरीके हैं, ठीक है। ये वर्क है, ये n पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है। हर पार्ट को करने के अपने अपने नंबर ऑफ वेज हैं। A1, A2, A3 दीज आर द डिजिट्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ वेज हैं, ठीक है। A1, A2, A3 है, ठीक है। अब देखो, इस काम को करने के या तो टोटल तरीके A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू An होगा, या फिर इस काम को करने के टोटल तरीके A1 इंटू A2 इंटू A3 एंड सो ऑन इंटू An होगा, ठीक है। या तो ये सारे जो ये तरीके ये मल्टीप्लाई होंगे या फिर ये ऐड होंगे, ठीक है। तो कब ये मल्टीप्लाई होंगे, कब ये ऐड होंगे? देखो, अगर तो ये काम ऐसा है, अब ये ध्यान से समझना, अगर तो ये काम ऐसा है कि भाई किसी भी एक पार्ट को पूरा कर लो, ठीक है, किसी भी एक पार्ट को पूरा कर लो तो आपका काम पूरा हो जाए। अगर ये वर्क ऐसा है कि सारे पार्ट्स में से कोई भी एक पार्ट पूरा किया तो काम पूरा हो जाता है, तब एडिशन रूल लगता है, ठीक है। अब या P1 कर लो या P2 कर लो। अब जैसे मान लो भाई शादी वाली एग्जांपल थी, ठीक है। अब अनमोल को शादी करनी थी तो ये P1 था, ठीक है। P1 काम करने के 10 तरीके, P2 करने के 5, P3 करने के, अब इनमें से कोई भी एक काम पूरा कर लो, ठीक है। कोई भी एक, या तो इसमें से या तो इसमें से या तो इसमें से, ठीक है। एक सिलेक्ट करना है तो तीनों में से एक एक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई भी एक सिलेक्ट कर लो तो अपना जो वर्क था वो पूरा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम एडिशन रूल लगा रहे थे, ठीक है। और अगर बाई चांस आपका काम कुछ इस टाइप का है, अगर आपका काम कुछ इस टाइप का है कि भाई सभी पार्ट्स का पूरा होना जरूरी है तभी काम पूरा माना जाएगा, अगर ये वर्क कुछ इस टाइप का है कि भाई सारे के सारे पार्ट्स जब कंप्लीट होंगे तभी वर्क पूरा माना जाएगा, तब हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगाते हैं, ठीक है। और जैसे जब आपको शादी में जाना था तो तीनों काम करने जरूरी है, शर्ट, जीन्स और शूज पहनना जरूरी है, ठीक है। एक से काम नहीं चलेगा, ठीक है। तो उसमें अपन मल्टीप्लिकेशन रूल लगा रहे थे। कोई भी आप देखो पीछे भी जो हमने एग्जांपल ली थी, इस वाले में ए से सी जाना था तो ए से बी जाना भी जरूरी है, बी से सी भी जाना जरूरी है, दोनों काम करने जरूरी हैं, ए से बी भी और बी से सी भी। तो इसलिए 3 into 2 6 आ रहा था। ए पहला काम करने के 3 तरीके थे, दूसरा काम करने के 2 तरीके थे, लेकिन दोनों काम करने जरूरी थे। कोर्स वाले में या तो मॉर्निंग में कर ले या इवनिंग में कर ले, आइदर वाला जो केस होता है उसमें एडिशन रूल लगता है, या तो इसमें से सिलेक्ट कर ले या इसमें से सिलेक्ट कर ले, तो टोटल ऑप्शन हो जाएंगे आपके 5। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये चीज नोट कर लो। एडिशन रूल तब लगता है जब कोई भी एक पार्ट पूरा करने से वर्क पूरा हो रहा है, और मल्टीप्लिकेशन रूल तब लगता है जब, क्या बोलते हैं, जब सारे के सारे पार्ट P1 से लेके Pn तक सारे पार्ट करने जरूरी हो, ठीक है। क्लियर हुआ?
समझ में आई बात? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट है, आगे सभी ने नोट कर लिया होगा। चलो ये बताओ, जैसे मान लो ये प्लेटफॉर्म है, ए प्लेटफॉर्म, ये बी प्लेटफॉर्म है और ये सी प्लेटफॉर्म है। ए से बी जाने के 3 तरीके और बी से सी जाने के 2 तरीके। ठीक है, और कोई पर्सन खड़ा है यहाँ पे। ठीक है, अब इस पर्सन को क्या बोलते हैं, ए प्लेटफॉर्म छोड़ना है तो कितने ऑप्शन होंगे? 5 या 6? इसको सिर्फ ए प्लेटफॉर्म छोड़ना है, हाँ 5 होंगे। ठीक है, तो यार बिल्कुल बिल्कुल सही, ठीक है, सभी सही बता रहे हो आप। ठीक है, हाँ 5 होंगे, या तो वो ए से बी पे चला जाए या फिर वो ए से सी पे चला जाए। ठीक है, तो टोटल ऑप्शन होंगे 5 ऑप्शन। ठीक है, क्लियर हुआ? अब अगर मान लो कोई स्टूडेंट है, उसको 2 कोर्सेज ज्वाइन करने हैं, 3 मॉर्निंग कोर्सेज अवेलेबल हैं, 4 इवनिंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। एक उसको मॉर्निंग में ज्वाइन करना है, एक उसको इवनिंग में ज्वाइन करना है, तो टोटल ऑप्शन कितने हो जाएंगे? टोटल 12 बिल्कुल, 12। हाँ, क्योंकि अब उसको दोनों काम करने जरूरी है। बिल्कुल ठीक है, तो अभी आप ये चीज समझ चुके हैं ना। ठीक है, अब देखो, अब अपन आते हैं परमुटेशन पे। ठीक है, सिर्फ परमुटेशन का अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे तो इट इज अरेंजमेंट। ठीक है, अब परमुटेशन क्या है उसको समझते हैं। सी परमुटेशन आया कैसे ना, पहले उस चीज को समझते हैं। सी एक बार क्या होता है ना, चलो थोड़ा सा आपको मैं स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, उससे आपको क्लियर होगा कि परमुटेशन कैसे सीन में आया, क्या स्टार्टिंग हुई इसकी। ठीक है, और थोड़ी बहुत रियल स्टोरी है ये। ठीक है, जहां से परमुटेशन की स्टार्ट हुई। ओके, एक बार ना एक ग्रैंडफादर होते हैं। ठीक है, उसके 6 ग्रैंडसन्स होते हैं। ठीक है, अब ग्रैंडफादर का क्या काम होता है? वही जो ओल्ड एज में करते हैं कि बच्चों को संभालना, बच्चों को स्कूल छोड़ के आना, लेके आना। ठीक है, तो ये सब करते हैं वो। ठीक है, अब होता क्या है, ये 6 जो बच्चे होते हैं ना, ये बहुत शरारती होते हैं। ठीक है, अब जब वो ग्रैंडफादर इनको छोड़ने जाता है ना, तो मतलब बस बोर्ड करवाने जाता है स्कूल में, तो इन 6 में बहुत लड़ाई होती है। तो सबसे बड़े वाला होता है, वो बोलता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ। ठीक है, तो मैं सबसे पहले चलूंगा बस। ठीक है, जो लास्ट नंबर वाला होता है वो बोलता है कि मैं सबसे छोटा हूँ, मैं सबसे लाडला हूँ आपका, तो मेरे को चलना चाहिए। ठीक है, जो ऐसे तीसरे नंबर वाला होता है वो बोलता है मैं सबसे पहले आया था। ठीक है, बड़े छोटे का हिसाब नहीं है, मैं ही चलूंगा। ठीक है, तो चलो जाते टाइम तो क्या होता है कि ग्रैंडफादर कैसे कैसे करके चला देते हैं। ठीक है, लेकिन जब स्कूल से वापस आते हैं वो, ठीक है, तब वो उनकी हालत बहुत धज्जी उड़ी होती है। ठीक है, किसी की शर्ट फटी हुई है, किसी सारा इंक फैली हुई है। ठीक है, लड़ लड़ के आते हैं, वहां पे कोई होता नहीं उनको समझाने के लिए। ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि फिर गर्मियों की छुट्टी आती है, तो जो ग्रैंडफादर होता है ना, वो सबसे बड़े ग्रैंडसन को बुलाता है, वो 8th क्लास में होता है। तो उसको बोलते हैं कि भाई तू कोई तरीका निकाल, ये तो बहुत ऐसे में मतलब बहुत परेशान हूं तुम लोगों से। ठीक है, तो कोई ऐसा तरीका निकालो। आवाज क्लियर है ना? यस सर। तो फिर वो सबसे बड़े ग्रैंडसन को बुलाता है, बोलता है यार कोई तरीका निकालो, ये ऐसे तो नहीं चलने वाला। तो बोलता है चलो ठीक है दादाजी, मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तो फिर वो देखता है, जो सबसे बड़ा ग्रैंडसन होता है, गर्मियों की छुट्टी होती है तो फ्री होता है वो। ठीक है, वो देखते हैं कि यार अगर अपने पास 2 कलर की बॉल हो, मान लो रेड और येलो। ठीक है, तो इसको अपन कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? रेड और येलो, येलो और रेड, 2 तरीके हैं। ठीक है, रेड येलो, येलो रेड। तो वो ये देखते हैं कि ये अच्छा, फिर वो देखते हैं कि अगर 3 कलर की बॉल्स हो, रेड येलो ब्लू, तो टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो सकते हैं? रेड ब्लू येलो, ब्लू रेड येलो, ब्लू येलो रेड, येलो रेड ब्लू, येलो ब्लू रेड। तो वो देखते हैं कि टोटल 6 तरीके आए। जब वो ये 2 केस करता है ना, तो उसको ये समझ में आ रहा होता है कि जो ये पहले 2 बॉल्स थे, तो ये 2x1 2 वेज आए। जब ये 2 बॉल्स थी टोटल, तो ये 2x1 2 वेज आए।
और जब ये 3 बॉल्स हैं टोटल, ठीक है, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 6 तरीके आए, ठीक है। अब फिर वो सोचता है कि जब मैं 4 बॉल्स लूंगा तो कितने तरीके आने चाहिए, अगर वो Sir, 4 24. 24, हाँ उसको लगता है कि यार 4 बॉल्स लिए अगर अपन ने रेड ब्लू येलो ग्रीन तो 24 तरीके आने चाहिए। फिर वो 24 तरीके लिखता भी है, 24 तरीके आते भी हैं, ठीक है। तो वो देखते हैं कि यार ये 24 तरीके आ गए, मैं तो सारे तरीके लिखता है। फिर वो सोचता है कि अगर 5 बॉल्स लूं तो कितने तरीके आने चाहिए। यार अगर 8th क्लास का बच्चा कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो, करो। कितने तरीके आएंगे, So 120. 120, ठीक है। तो फिर वो 120 तरीके लिख के वेरीफाई भी करता है, ठीक है, क्योंकि उसको लग तो रहा ही होता है कि 120 आएंगे, बट वो फिर भी एक बार वेरीफाई करता है। अब वो बोलता है हमें 6 लोग, ठीक है, तो 6 लोग हैं तो कितने तरीके होंगे, So 720. 720, ठीक है। तो वो क्या करता है ना, वो 720 तरीके पूरे लिखता है, ठीक है, सारे के सारे तरीके लिखता है। अब जैसे ही वो वेरीफाई करता है कि भाई 720 तरीके आ रहे हैं, ठीक है, तो फिर वो बहुत खुश होता है। फिर वो भागता भागता अपने दादाजी के पास जाता है, बोलता है दादाजी आपकी प्रॉब्लम सोल्व कर दी मैंने, ठीक है। बोलते कैसे, कैसे, देखो हमें 6 लोग, ठीक है, अपन क्या करेंगे, हम 720 तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, 720 चिट बनाएंगे, ठीक है, 720 पर्चियां बनाएंगे, उसमें अपन सारे कॉम्बिनेशन लिखेंगे, एक एक कॉम्बिनेशन करके 720 बार, हर चिट पे अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। तो क्या किया करेंगे, हर रोज सुबह चिट निकालेंगे, ठीक है, जो चिट में कॉम्बिनेशन होगा वो ही अपन फॉलो करेंगे, ठीक है। और उसमें क्या है कि हर चिट में हर पर्सन पहली प्लेस पे, जैसे ये रेड है, ये 120 बारी इस प्लेस पे आएगा, 120 बारी इस पे, कोई मतलब मैच तो किसी को वो नहीं करेगा ना, बायस नहीं रहेगा मैच तो, ठीक है। हर पर्सन हर प्लेस पे 120 बारी है आएगा, ठीक है। तो बहुत मतलब फेयर कॉम्बिनेशन है ये, ठीक है। और अगर अपन 2 साल भी स्कूल जाएंगे इस हिसाब से तो अगले 2 साल तक अपने को दोबारा चिट बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब उस टाइम तो चलो उसने अपनी ये प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए बनाया, बट एक्चुअली में ऐसा हो क्यों रहा था कि 4 थे तो 24 तरीके आए, 5 थे तो 120 आए। एक्चुअली में क्या लॉजिक फॉलो हो रहा था ना, एक्चुअली अपने ये पीएनसी जिसको अपन आज बोल रहे हैं वो चीज फॉलो हो रही थी। देखो जैसे जब 4 लोग थे, ठीक है, मान लो ये 4 कुर्सियां हैं, 4 लोग हैं, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3, पर्सन 4। अब देखो ये 4 लोग 4 कुर्सियों में कितने तरीके से बैठ सकते हैं। अब पहले पहले पर्सन के हिसाब से सोचो, पहले पर्सन के पास कितने ऑप्शन है, जब ये खड़ा है, चारों को बिठाना अपना काम है, ठीक है, हमारा काम है कि चारों बैठ जाएं, तो हमें ये देखना है कि कितने तरीके से ये बैठ सकते हैं, ठीक है। अब पहला पर्सन है जो, अब ये कितने जगह पे बैठ सकता है, इसके पास कितने ऑप्शन है, 4 तरीके, चारों में से कोई भी एक कुर्सी ले और बैठ जाए अपना, ठीक है, ठीक है, चारों में से कोई एक कुर्सी ले और बैठ जाए, ठीक है। तो पहला काम करने के 4 तरीके। अब जब ये दूसरा पर्सन आएगा, इसके पास कितने ऑप्शन है, 3, क्योंकि एक पे तो बैठा ही होगा ना, P1 कहीं ना कहीं तो बैठा ही होगा। P2 के पास 3 ऑप्शन है, फिर ऐसे ही P3 के पास कितने ऑप्शन बचेंगे, 2, और P4 के पास, P4 के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, एक ही ऑप्शन बचेगा जहां सब खाली जगह बस वहीं जाके बैठ जाओ, ठीक है। तो ये था पहला काम करने के 4 तरीके, दूसरा काम करने के 3 तरीके, तीसरा काम करने के 2 तरीके और चौथा काम करने का 1 तरीका। तो दिस इज 24, इसीलिए वो 24 आ रहा था। आप कुर्सियों के हिसाब से भी सोच सकते हो, जैसे 4 कुर्सियां हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। अब पहली कुर्सी पे कितने लोग बैठ सकते हैं, अब कुर्सी के हिसाब से भी सोच सकते हो, पहली कुर्सी पे कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने लोगों को बिठा सकते हो पहली कुर्सी पे, 4, हाँ मतलब 4 ऑप्शन है ना, बैठेगा तो एक ही बंदा, ऑफकोर्स एक के ऊपर एक तरीके से बैठेगा, ठीक है, लेकिन ऑप्शन तो 4 है ना, P1, P2, P3, P4 में से कौन सा बैठेगा, ये तो 4 ऑप्शन है ना, ठीक है। P2 दूसरी कुर्सी पे कितने लोग बैठ सकते हैं, कितने ऑप्शन है आपके पास, So 3. बस। तीसरी कुर्सी पे 2 और फिर 1, ठीक है। तो मेरा ये काम है, ये मेरा पूरा वर्क है। पूरा वर्क क्या है कि भाई चारों कुर्सियों पे एक एक बंदा बैठना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए चारों पार्ट करने जरूरी है, पहली कुर्सी पे भी किसी ना किसी को बिठाना जरूरी है, दूसरी पे भी, तीसरी पे भी और चौथी पे भी, तब जाके मेरा वर्क पूरा माना जाएगा। इसलिए मैं मल्टीप्लाई रूल भी लगा रहा हूं
पहली कुर्सी पे भी बिठाना है, दूसरी पे भी बिठाना है, तीसरी पे बिठाना है और चौथी पे भी बिठाना है। ठीक है, तो इसलिए हम मल्टीप्लिकेशन रूल लगा रहे हैं। अगर आप ये चीज समझो तो टोटल केस हो गए 24। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ठीक है, अब देखो जैसे मान लो वही सी, अब कई बार क्या होता है ना, दोनों में से कोई एक चीज कम ज्यादा होती है। जैसे मान लो 5 कुर्सियां हैं और 4 लोग हैं। अब अगर आप पर्सन के हिसाब से सोचोगे, पहले पर्सन के पास कितने ऑप्शन है? सर 5। 5। पहला काम करने के 5 तरीके, दूसरा काम करने के दूसरे पर्सन के पास कितने ऑप्शन है? 4 तीसरे पर्सन के पास कितने ऑप्शन है? तीसरे के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? एक जगह P1 बैठ गए। 3 हाँ, और चौथे के पास कितने ऑप्शन बचेंगे? ये तीनों बैठ गए, 2 2। अब इस केस में देखो, चलो जो जितना भी आया 120 आ जाएगा। ठीक है, इस केस में आप कुर्सियों के हिसाब से नहीं सोच सकते। ठीक है, जो चीज ज्यादा होती है उसके पास पावर कम होती है, जैसे ये यहाँ पे है। ठीक है, अगर आप कुर्सी के हिसाब से सोचोगे तो जरूरी नहीं है कि पहली कुर्सी पे कोई बैठे ही बैठे, हो सकता है पहली कुर्सी खाली रह जाए। तो आप ये नहीं सोच सकते कि पहली कुर्सी का 4 ऑप्शन है। ठीक है, इंटू 1 नहीं आएगा आ रहे, क्योंकि अब 4 ही लोग बिठाने थे। ये भाई इंटू 1 से फर्क नहीं पड़ रहा, बट अगर मान लो 6 लोग होते, पहले 6 कुर्सी वाले एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं एक बार। अगर मान लो ये 6 कुर्सी होती है और 4 ही लोग होते। ठीक है, अब देखो तो पहला पर्सन कितनी जगह बैठ सकते हैं? पहले पर्सन के पास कितने ऑप्शन है? 6 दूसरे के पास, 5 तीसरे के पास 4 और 3। यहां तक रुक जाएगा काम, क्योंकि 4 लोगों को बिठाना था और 4 लोग बैठ चुके हैं। इससे ज्यादा इंटू 2 इंटू 1 नहीं लिख देना। ठीक है, ठीक है, पिछले क्वेश्चन से उससे फर्क नहीं पड़ रहा था। हाँ बिल्कुल सही प्रीति। ठीक है, 6 5 4 3। ठीक है, तो पहला पर्सन 6 जगह पे, दूसरा 5 पे, तीसरा 4 पे और चौथा 3 जगह बैठ जाएगा। मतलब ऑप्शन है इतने। ठीक है, पहला काम करने के 6 तरीके, दूसरा काम करने के 5, तीसरा काम करने के 4 और चौथा काम करने के 3 तरीके। ठीक है, अब इन दोनों केस में, चलो मैं सेकंड केस की बात कर लेता हूं। इस केस में आप कुर्सियों के हिसाब से नहीं सोच सकते थे कि पहली कुर्सी के पास 4 ऑप्शन है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि इस कुर्सी पे कोई बैठेगा। हो सकता है P1 यहां बैठ जाए, P3 यहां बैठ जाए, P2 यहां बैठ जाए और P4 यहां बैठ जाए। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि हर कुर्सी पे कोई बैठेगा ही बैठेगा, और ऑब्वियसली ऐसा हो भी नहीं सकता। कोई ना कोई 2 कुर्सी तो खाली रहेंगी। ठीक है, तो इस बार जो चीजें कम है उसके हिसाब से सोचना है। ठीक है, लोग 4 हैं, कुर्सियां 6 हैं, तो लोगों के पास ऑप्शन है कि लोग कहां जाके बैठे। अगर मैं थोड़ा सा रिवर्स कर दूं इसमें, कुर्सियां कम कर दूं और लोग ज्यादा कर दूं, P1 P2 P3 P4 P5 और P6। अब कुर्सियों के पास ऑप्शन है। अब पहली कुर्सी देखेगी कि पहली कुर्सी पे अब P1 के पास जरूरी नहीं है कि P1 को बैठने की जगह मिले ही मिले। तो आप ये नहीं सोच सकते कि P1 कितने 3 ऑप्शन है, नहीं, कुर्सियों के हिसाब से सोचना पड़ेगा। जो कम है उनके पास ऑप्शन रहेंगे। और जैसे ये है, ठीक है, पहली कुर्सी के पास कितने ऑप्शन है? पहली कुर्सी के पास कितने ऑप्शन है? 6 बिल्कुल। दूसरी कुर्सी के पास 5 5, बिल्कुल। तीसरी कुर्सी के पास 4, बिल्कुल सीधा सीधा। पहली कुर्सी के पास 6 ऑप्शन, दूसरी कुर्सी के पास 5। जो चीज कम है उसके हिसाब से सोचते हैं अपन, समझ रहे हो? ठीक है, जब इक्वल है फिर किसी के हिसाब से सोचो, फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हर कोई बैठ भी जाएगा और हर कुर्सी पे कोई ना कोई बैठ भी जाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब कम ज्यादा होता है तो जो चीजें कम होता है उनके पास ऑप्शन होता है कि भाई किसको बिठाना है या फिर किसको बैठना है। अगर लोग कम है तो कौन बैठेगा, कौन कहाँ पे बैठेगा, उनके पास ऑप्शन रहेगा। और अगर कुर्सियां कम है तो कुर्सियों के पास ऑप्शन रहेगा कि भाई किसको बिठाना है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर हुआ? Yes, sir. ओके, अब ना Yes, sir. कुछ अपन परमुटेशन में सिंबल्स यूज करते हैं, तो उसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। ठीक है, ये वही हो रहा है जैसे कुर्सी, और मैंने वो वाली एग्जांपल दी, उसमें वही हो रहा है कि भाई ये काम है, सबको बिठाना काम है अपना, है ना। तो पहला काम कितने तरीके से किया जा सकता है, दूसरा काम कितने तरीके से किया जा सकता है, तीसरा चौथा काम कितने तरीके से किया जा सकता है, वो चीज है। ठीक है ना, सबसे पहला सिंबल है, कुछ आपको इस टाइप का दिखेगा, इसको बोलते हैं फैक्टोरियल।
फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है जैसे मान लो 3 फैक्टोरियल आप निकालना चाहते हो। 3 फैक्टोरियल मीन्स 3 इंटू 2 इंटू 1। नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, ओनली फॉर नेचुरल नंबर्स, या होल नंबर लिख लो, 0 फैक्टोरियल भी डिफाइंड होता है, होल नंबर्स, ठीक है। जैसे 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल यानी कि 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 1 फैक्ट 24 होता है, 4 फैक्टोरियल 24 होता है, 3 फैक्टोरियल 6 होता है, 5 फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू 3 क्या होगा, 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 फैक्टोरियल क्या होगा 120, बिल्कुल। 6 फैक्टोरियल, हाँ 6 फैक्टोरियल क्या होगा, हाँ बिल्कुल, क्या होगा 6 फैक्टोरियल क्या होगा 720 720, बिल्कुल ठीक है। और 2 फैक्टोरियल होगा, 2 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा 2 2, बिल्कुल 0 से 2 इंटू 1 2। और 1 फैक्टोरियल तो 1 ही होता है, 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी नहीं समझ में आएगा, ये थोड़ा सा एक दो मतलब स्लाइड थोड़ा आगे जाएंगे अपन तब समझ में आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल भी 1 होता है, बट फिलहाल लिख लो आप 0 फैक्टोरियल 1 होता है। क्यों होता है वो देखेंगे अपन, ठीक है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ठीक है। बाकी तो चलो आपको क्लियर है कि उस नंबर से स्टार्ट करके 1 तक जाना है, बट 0 फैक्टोरियल का ऐसे साफ साफ समझ में नहीं आएगा, तो थोड़ा बहुत और कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपका पहला सिंबल फैक्टोरियल, ठीक है, होल नंबर्स के लिए डिफाइंड होता है, ठीक है। दूसरा नोट कर लिया ना, इतना नोट कर लिया सभी ने, यस सर। ठीक है। दूसरा सिंबल होता है NPR। NPR एक फॉर्मूला है, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। अब ये क्या होता है, क्यों आता है, कैसे होता है वो समझते हैं। n फैक्टोरियल, जैसे मान लो पहले 5p3 की वैल्यू निकालनी है, 5p3 की वैल्यू निकालनी है तो 5 फैक्टोरियल बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल का वैसे लिख सकते हो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, ठीक है। देखो 5 फैक्टोरियल को ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसको फर्दर ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और इसको फर्दर ऐसे भी लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल। कहीं पे जाके भी आप रोक सकते हो, ठीक है। तो जैसे ये हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल कैंसिल, ये आ गया 60। तो जो 5p3 आया वो आया 60। अब ये 60 क्या है ये समझते हैं। NPR जो ये फॉर्मूला है n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ये क्या है उसको समझ लेते हैं। NPR का मतलब जैसे 5p3 है, ठीक है। जैसे मान लो 3 कुर्सियां हैं और 5 लोग हैं, 3 कुर्सियां और 5 लोग हैं, ठीक है। अब इन 5 लोगों को 3 कुर्सियों में बिठाने के कितने तरीके हो गए, पहले तो ये बताओ कि कुर्सियों के हिसाब से सोचोगे या लोगों के हिसाब से सोचोगे, कुर्सियों, कुर्सियों के साथ ओके। तो पहली कुर्सी के पास कितने ऑप्शन है, 5 दूसरी कुर्सी के पास 4, तीसरी कुर्सी के पास 3, तो ये 60 आ रहा है ना, ठीक है। जो 5p3 है वो भी 60 आ रहा था। 5p3 का मतलब क्या होता है, 5p3 का मतलब होता है 5 में से 3 लोगों को सिलेक्ट करके बिठाने के तरीके। 5p NPR मींस टू सिलेक्ट r persons out of n persons, to select r persons out of n persons and arrange them, ठीक है। अगर 10 लोग हैं उनमें से 6 लोगों को बिठाना है तो 10p6 सीधा सीधा आपको वो दे देगा कि 10 में से 6 लोगों को सिलेक्ट करके कितने तरीके से आप बिठा सकते हो। 10p6 जो होगा 10 में से 6 लोगों को सिलेक्ट करके बिठाने के तरीके हो जाएंगे। समझ में आई बात। NPR gives you the number of ways in which r persons can be selected out of n persons. NPR gives the number of ways in which r persons can be selected out of n persons and can be seated on a and can be arranged, ठीक है। सेलेक्ट करने के तरीके और अरेंज करने के तरीके, मतलब ये सिर्फ 3 लोगों को सिलेक्ट नहीं करेगा, वो किस किस लॉजिक, जैसे P1 P2 P3 बैठे हैं तो सिर्फ ये नहीं मैटर करेगा कि कौन बैठे हैं, इन 60 वेज में ये भी इंक्लूडेड है कि वो कैसे बैठे हैं। जैसे P1 P2 P3 बैठे हैं तो P1 P2 P3 एक वे हो गया, P3 P2 P1 भले ही लोग सेम है लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो 60 वेज उसको अलग अलग कैलकुलेट कर रहा है। 60 में सिर्फ ये चीज काउंट नहीं हो रही कि कौन कौन बैठा है,
60 में ये भी काउंट हो रहा है कि कौन कौन बैठा है और किस तरीके से बैठा है, उनका सिलेक्शन एज वेल एज अरेंजमेंट। समझ में आई बात? एनपीआर आपको एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करके अरेंज करने के तरीके भी देगा। जो भी ये रिजल्ट आएगा एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल जितना भी आएगा वो उन आर लोगों को सिलेक्ट करके बिठाने के तरीके भी हैं। समझ में आई बात? हाँ, एन जो है वो हमेशा आर से बड़ा होगा। एन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू आर। मैक्सिमम इक्वल हो सकते हैं, 10 में से 11 बंदे तो सिलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो 10p10 मैक्सिमम ये हो सकता है कि 10 कुर्सियां 10 ही लोग बैठे हैं तो उसका आंसर आ जाए, ठीक है। इतना समझ में आया? ये चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम यूज करते रहते हैं, ठीक है। एनपीआर मतलब एन में से आर लोगों को सिलेक्ट करके, वही अगर मान लो कुर्सियां ज्यादा होती, लोग कम होते, तो जो एनपीआर होता वो जैसे 5p3 होता, 3 लोग हैं और 5 कुर्सियां हैं, तो फिर वो कुर्सियों को सिलेक्ट करता, फिर वो लोग को ना सिलेक्ट करता। 5 में से कौन सी 3 कुर्सियां सिलेक्ट होंगी, 5p3 आपको देता, फिर 5 में से कौन सी 3 कुर्सियां सिलेक्ट हो रही हैं और उसमें किस तरीके से लोग बैठे हैं। 5p3 आपको अभी भी 60 आता, ठीक है, लेकिन अब कुर्सियां सिलेक्ट हुई, किस 3 कुर्सियों में लोग बैठे हैं और किस तरीके से बैठे हैं, वो भी किस तरीके से बैठे हैं वो भी काउंट हो रहा है ऑटोमेटिकली। सिर्फ कौन सी कुर्सियों में बैठे हैं ये नहीं काउंट हो रहा, P1 कहां बैठा है, P2 कहां बैठा है, P3 कहां बैठा है, ये भी काउंट हो रहा है, ठीक है। तो सिलेक्शन भी हो जाती है, अरेंजमेंट भी साथ साथ ये कर देता है, ठीक है जी। समझ में आया? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब देखो, अब अपन आते हैं 0 फैक्टोरियल 1 के होते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो यार 4 कुर्सियां 4 लोग हैं, 4 कुर्सियां 4 लोग कितने तरीके से, सॉरी 4 कुर्सियां 4 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं बताओ? 4 कुर्सियां 4 लोग कितने तरीके से बैठ सकते हैं? 24 ways. 24 वेज, ठीक है। अब 24 वेज हैं तो 4p4 को भी 24 ही आंसर देना चाहिए, ये तो मेरे को पता ही है। फिर अगर 4p4 का मतलब क्या हुआ, 4 में से चारों लोगों को सिलेक्ट करके बिठाना है, तो ये भी 24 वेज ही आना चाहिए ना, है ना। मैंने पहले कैलकुलेट कर लिया अपने वाले मेथड से, लेकिन एनपीआर भी तो सेम चीज देना चाहिए, फॉर्मूला गलत है ना होना चाहिए, है ना, ठीक है। Yes, sir. तो मेरे को पहले इतना पता लग गया कि 4p4 24 है, तो ये फॉर्मूला वाइज क्या हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल बाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल 24। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 बाई 0 फैक्टोरियल इज इक्वल 24, तो 0 फैक्टोरियल हो गया आपका 1, ठीक है। तो इस तरीके से 0 फैक्टोरियल आपका 1 हो जाता है, ठीक है। 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 इसलिए ली जाती है ये तरीके से। उन्होंने पहले यही ऑब्जर्व किया कि 4p4 भी तो सेम आंसर देना चाहिए, अगर 24 तरीके हैं ही, मेरे को पता ही है कि 24 तरीके हैं, ठीक है, तो 4p4 को भी 24 आंसर ही देना चाहिए, तो उस तरीके से 0 फैक्टोरियल को 1 रखोगे तभी वो 24 वेज आएंगे। बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है, नोट कर लेते ना। ठीक है, नेक्स्ट है, अब देखो अगर मान लो n लोग हैं, ठीक है, और n ही चेयर्स हैं, ठीक है, तो कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हो? n लोग हैं और n ही चेयर्स हैं, तो पहले किसके हिसाब से सोचोगे? n पर्सन n चेयर्स, कितने किसके हिसाब से सोचोगे? हाँ, कोई फर्क नहीं गिरेगा, किसी के हिसाब से सोचो, ठीक है। तो चलो पर्सन के हिसाब से सोच सकते हैं, तो कितने तरीके हो जाएंगे, चलो ये बता दो। अगर n पर्सन हैं और n ही लोग हैं तो कितने तरीके हो जाएंगे उनको अरेंज करने के, बताओ। कितने तरीके हो जाएंगे सोचो? n पर्सन n चेयर्स। ओके, कुछ कुछ आंसर आया, देखते हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, सही बात है भाई। और किसी को?
n फैक्टोरियल, बिल्कुल सही, ठीक है, सही बता दी भैया, n फैक्टोरियल, ठीक है। पहले के पास n ऑप्शन, दूसरे के पास n-1 ऑप्शन, तीसरे के पास n-2 ऑप्शन, चौथे के पास n-3 ऑप्शन, ऐसे चलता जाएगा एंड सो ऑन अप टू 1 तक, लास्ट वाले के पास एक ही ऑप्शन बचेगा। तो ये 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू अप टू n तक, ये इसको सीधा सीधा नाम दिया गया है n फैक्टोरियल, इसीलिए n फैक्टोरियल बनाया गया है क्योंकि ऐसी चीजें बार बार आती हैं, ठीक है। तो जब n पर्सन है, n चेयर्स है, तो n फैक्टोरियल, तो इसको हम लिखते कैसे हैं, npn, npn हो जाएगा सीधा सीधा आपका n फैक्टोरियल, ठीक है, वो तो अपने को पता भी है कि n फैक्टोरियल ही होता है, ठीक है। इसको और भी तरीके से लिखा जाता है, चलो उसको बाद में डिस्कस करता हूं। अच्छा, अगर देखो, अगर n 8 चेयर्स हैं और उससे ज्यादा यानी कि n लोग हैं, 2, ठीक है, n इज ग्रेटर देन r, ठीक है, तो कितने तरीके हो जाएंगे, तो हो जाएंगे npr वेज, ये तो पता है आप लोगों को, है ना, ये तो मालूम है ना, ठीक है। इसको npr को ना, npr को और भी तरीके से लिखा जाता है, कई बार किसी किसी बुक में, बहुत रेयर किसी बुक में ऐसा लिखा रहेगा a, p की जगह a लिखा रहेगा, a मतलब अरेंजमेंट, p मतलब परमुटेशन, a मतलब अरेंजमेंट, तो कई बार a भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। इसको अरेंजमेंट क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये अरेंज भी करता है, ये सिर्फ ऐसा नहीं देखता कि कौन से लोग बैठे हैं, कौन सा पर्सन किस प्लेस पे बैठा है, वो भी मैटर करता है इसमें, ठीक है। और कई बार ऐसे भी लिखा रहता है पी एन ऑफ आर, एन को आर, ऐसे तीनों का मतलब सेम है, ये एन पी आर ही है, ये भी एन पी आर ही है, ठीक है, तीनों सेम है। ये तो खैर कम ही यूज दिखेगा आपको, बट हाँ ये दोनों आपको फिर भी दिखते रहेंगे, ठीक है, तो तीनों का मतलब सेम ही है, ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन लिखो, फाइंड द, नोट कर लिया, इतना नोट कर लिया, ये एन में से आर लोगों को बिठाने के तरीके हैं। मान्यता कुछ डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फाइंड द 3 डिजिट नंबर, फाइंड द 3 डिजिट नंबर using digits 1 2 3 4 5, using digits 1 2 3 4 5 without repetition. Find the 3 digit number using digits 1 2 3 4 5 without repetition. सर नंबर फाइंड करना है। फाइंड द 3 डिजिट नंबर, मतलब ऐसे कितने 3 डिजिट नंबर बन सकते हैं अगर मैं सिर्फ यही डिजिट्स यूज करना चाहूँ, 1 2 3 4 5, 3 डिजिट नंबर बनाने हैं आपको, तो यानी कि 3 कुर्सियां, इनमें से 3 लोगों को बिठाना है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने ऑप्शंस होंगे, आगे से पीछे से कहीं से स्टार्ट कर सकते हो, यहाँ पे कितने लोगों को बिठा सकता हूँ मैं, यहाँ पे कितने डिजिट्स को मैं रख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, 60 आएगा। यहाँ पे 5 लोग बैठेंगे, यहाँ पे 4 लोग बैठेंगे और यहाँ पे 3 लोग बैठेंगे, तो इट विल बी 60। अगर मान लो रिपीटेशन अलाउड होती, अगर रिपीटेशन अलाउड होती, तो इन 5 डिजिट्स में से कोई एक डिजिट यहाँ पे रखा, अब फिर से 5 ही ऑप्शन होते, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है, अगर 4 यहाँ पे आ गया तो 4 यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है, तो यहाँ पे 5 तरीके होते, फिर यहाँ पे 5 तरीके होते, फिर आपके पास 125 तरीके हो जाते। अगर रिपीटेशन अलाउड होती, हाँ अगर रिपीटेशन अलाउड होती तो 125 तरीके हो जाते, ठीक है। लास्ट प्लेस भी 5 लोग बैठ सकते हैं, सेकंड लास्ट में 5 लोग, वही दोबारा वो रिपीट हो सकता है, समझ में आई बात, ठीक है। तो पहला काम करने के 5 तरीके, इस वाले केस में पहला काम करने के 5 तरीके, दूसरा काम करने के 4, तीसरा काम करने के 3, इस वाले केस में पहला 5, दूसरा 5, तीसरा 5, तीनों काम करने के 5 5 5 तरीके, ठीक है, क्लियर हुआ? कोई डाउट? No, sir. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, देयर आर 4 ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस, there are 4 true false questions in an exam. In how many ways they can be answered if each question has to be answered, ठीक है, सभी क्वेश्चन को आंसर करना जरूरी है। तो अगर 4 क्वेश्चन है, ठीक है, तो कितने कॉम्बिनेशन बन सकते, मतलब कितने तरीके से आप ट्रू फॉल्स मार्क कर सकते हो, कितने ऑप्शन होंगे, सोचो। ये अगर आपने सही सोचा मतलब समझ तो आ रहा है आपको, सोचो। 4 ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है, ठीक है,
कितने तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हो, सभी को आंसर करना जरूरी है। ओके, कुछ आंसर आया अपने पास। हाँ आर्यन सही है बिल्कुल। बाकी कोई? हाँ जॉय बिल्कुल सही है, गुड। करो भी करो, सभी सॉल्व करो। करो इसको सॉल्व सभी। मनकिरण गलत है। मनकिरण कैसे किया आपने? माने तो तू भी गलत कैसे करती है? दोनों ने सेम गलती की है, क्या किया रे तुम? मान्यता कैसे किया इसको? सर जैसे 4 में से 2 सिलेक्ट किए। नहीं जो थोड़ी है, 2 ट्रू 2 फॉल्स हैं, सारे के सारे ट्रू भी मार्क कर सकते हैं। देख पहला काम करने के, इसमें पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हैं? या ट्रू लिख दो या फॉल्स लिख दो, तो है ना। तो दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के कितने तरीके हैं? 2 बस सारे काम करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। तो 2 इंटू, सारे काम करने जरूरी हैं, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 16 आएगा ना। 12 कैसे आ रहा है? नहीं समझे बात? हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। क्लियर है? ठीक है, तो टोटल 16 वेज हो जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है, फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड। फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड using all the letters of word miracle, using all the letters of word miracle. Find number of words that can be formed using all the letters of word miracle without repetition. अच्छा पहले तो इतना ही करो, चलो। Find the number of words that can be formed using all the letters of word miracle without repetition. तो बताओ कितने, अगर मेरे को इसके सारे लेटर्स यूज करने हैं तो कितने वो बन सकते हैं? कितने बन सकते हैं? सीधे वैल्यू बताने की जरूरत नहीं है, फैक्टोरियल की टर्म में बताओगे तब भी चल जाएगा। कितने लेटर्स हैं ये? हाँ ओके, कुछ आंसर आए। हाँ बिल्कुल 7 फैक्टोरियल, ठीक है। 7 लेटर्स हैं और 7 प्लेसेस हैं, 7 लेटर्स हैं और 7 प्लेसेस हैं। तो सीधा सीधा 77 भी कर सकते हो, या फिर ऐसे कर सकते हो कि पहले m 7 जगह पे बैठ सकते हैं, फिर i 6 जगह पे, वैसे भी 7 फैक्टोरियल, ठीक है। जैसे मर्जी सोचो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसमें एक कंडीशन ऐड कर देता कि इफ वोवल्स हैज टू ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, इफ वोवल्स हैज टू ऑक्यूपाई इवन पोजीशन, फाइंड द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन इफ वोवल्स हैज टू ऑक्यूपाई इवन पोजीशन। 3 इवन पोजीशन है और 3 वोवल्स है आई ए ई, तो इन तीनों पे आई ए ई ही बैठेंगे। तो आई ए ई को अलग बिठाना है आपको, और एम आर सी एल इसको अलग बिठाना है। अब इन तीनों के लिए 3 कुर्सियां हैं, 2 4 6, तो ये कितने तरीके से बैठ सकते हैं? पहले इसका, इनको बिठाते हैं आई ए ई को। आई कितने तरीके से बैठ सकता है? आई कितने तरीके से बैठ सकता है? 3 ए कितने तरीके से बैठ सकता है? 2। ई कितने तरीके से बैठ सकता है? 1। फिर एम बचा, एम कितने तरीके से बैठ सकता है? अब 4 क्योंकि एम के सभी, हाँ बिल्कुल 4 ऑप्शन है ना, ये 4 ऑप्शन एम आर सी एल के लिए रिजर्व है, ठीक है। उन्होंने कहा नहीं है बट ये ऐसा हो ही रहा है ऑटोमेटिकली, क्योंकि 4 ही कुर्सियां बचती हैं उनके लिए, ठीक है। तो एम आर सी एल के लिए 4 कुर्सियां बची, हाँ बिल्कुल। प्लस नहीं, आगे सबको बिठाना जरूरी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इनको बिठा दिया और इनको अलग से, दोनों काम करने जरूरी है, इसको भी बिठाना है और इसको भी बिठाना है। तो इंटू 4, फिर आर का आएगा 3, फिर इंटू सी का आएगा 2 1, तो ये टोटल नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे। 3 इंटू 2 इंटू 1, पहले ये
वोवल्स को बिठाने के तरीके हो गए, फिर ये कॉन्सोनेंट्स को बिठाने के तरीके हो गए। वोवल्स और कॉन्सोनेंट सभी को बिठाओगे तब जाके आपके वर्ड बनेगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई करना जरूरी हो गया। ठीक है, तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। वोवल्स को बिठाने के तरीके 3 फैक्टोरियल और कॉन्सोनेंट्स को बिठाने के तरीके 4 फैक्टोरियल, तो ओवरऑल हो गया ये 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताओ। हाँ 144 हो जाएगा, वेरी गुड। ठीक है, किसी को डाउट है तो पूछे यार, कोई डाउट किसी को? सर बीच में हम प्लस नहीं करेंगे? प्लस क्यों करेगा आर्यन, दोनों काम करने जरूरी हैं। पहले वोवल्स को बिठाना भी जरूरी है और कॉन्सोनेंट्स को बिठाना भी जरूरी है। ठीक है, तुम जब दोनों काम करने जरूरी होते थे तो मल्टीप्लाई रूल अप्लाई होता था। जब Yes. प्लस करेगा इसका मतलब ये होगा कि या तो वोवल्स को बिठाओ या कॉन्सोनेंट्स को, उससे पूरा वर्ड थोड़ी ना बनेगा। ठीक है, दोनों को बिठाना जरूरी है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो यार फिलहाल आज के लिए इतना ही करेंगे। समझ में आया? इंटरेस्टिंग लगा? Yes, sir. ठीक है, सर पहले इंटरेस्टिंग। रिवाइज करना। ठीक है, बिना रिवीजन के आओगे तो फिर अभी क्या है ना, ये पीएनसी तो खैर सभी चैप्टर वैसे ऐसे ही होते हैं कि अब ये पूरा सीक्वेंस में ही चलेगा, जो आज अपने पर है पी, फिर आगे यही यूज होता रहेगा। ठीक है, तो इसको रिवाइज करके आना एक बार। ठीक है, ये नहीं तो फिर समझ आना बंद हो जाएगा 2-3 लेक्चर्स के बाद। ठीक है, रिवाइज करते जाओ, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ठीक है, ये पिछले चैप्टर आपका पैराबोला में इसीलिए ये हुआ क्योंकि आपने रिवाइज नहीं कर रहे थे आप ढंग से साथ साथ। ठीक है, तो रिवाइज करो। थैंक यू वेरी मच, कल मिलते हैं अपन। चलो, ओके। Thank you, sir.